निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेसों में आपका फिर से स्वागत। आज मेरा जो टॉपिक है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की पाठचर्या। पाठचर्या से तात्पर्य क्या है? पाठचर्या कहते किसे हैं, इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया है, ये सारी बातें हमें इसमें करनी है। पाठचर्या जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये पाठ्यक्रम से ही संबंधित कोई चीज़ है। सामान्यतः ये भी देखने में आया है कि हम लोग पाठ्यक्रम और पाठचर्या दोनों को एक ही सेंस में काम में लेते हैं, जबकि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पाठचर्या से तात्पर्य है बालक अपने जीवन के लिए जो भी विद्यालय की चार दीवारी और विद्यालय की चार दीवारी के बाहर कार्य करता है, वो सारी गतिविधियाँ, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधि हो, चाहे शैक्षणिक हो, विद्यालय की चार दीवारी के अंदर हो या विद्यालय की चार दीवारी के बाहर, उन सभी का जो मिला जुला रूप है वो पाठचर्या के अंतर्गत आकर मिलता है। सामान्यतः देखने में आया है कि पाठचर्या पांच चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और पर्यावरण। विद्यालय सुविधाएं। शैक्षणिक प्रक्रिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये पांच चीज़ नहीं है तो शैक्षणिक प्रक्रिया संचालित नहीं की जा सकती। इनमें से एक भी चीज़ को हटा दिया जाए, शैक्षणिक प्रक्रिया को संचालित करना संभव ही नहीं होगा। और इन सब के कारण ही विद्यार्थी का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए ही पाठचर्या को रखा गया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, पर्यावरण और विद्यालय सुविधा। शिक्षक नहीं है तो कक्षा को नियंत्रित कौन करेगा, पाठ्यक्रम को कौन पढ़ाएगा, कक्षा का वातावरण जो है सामाजिक और शैक्षणिक स्थितियों के अनुकूल कौन बनाएगा, और विद्यालय सुविधा से तात्पर्य वेंटिलेटेड रूम हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, हवा की व्यवस्था हो। इन चीज़ों में से एक को भी हम हटा देते हैं तो शैक्षणिक प्रक्रिया संचालित नहीं हो सकती। जैसे विद्यालय सुविधाओं को लीजिए, कक्ष में यदि हवा की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश व्यवस्था नहीं है, तो क्या सही ढंग से, सही तरीके से कक्षा संचालित की जा सकती है? मेरे ख्याल से नहीं। विद्यालय कक्ष का वातावरण यदि हमारा सही नहीं है, अनुशासित नहीं है, तो हम सही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। जैसे शिक्षण के लिए वातावरण बहुत ज़रूरी है कि शांत हो, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, विकलांग बच्चों को निकलने घुसने के लिए सही उचित व्यवस्था हो। यदि विकलांग बच्चों के लिए निकलने की और अंदर आने की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, रैंप आदि नहीं है, फर्नीचर उनके लिए फ्रेंडली नहीं है, तो बहुत सारी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे बालक हैं, उद्दंडी बालक हैं, वो उद्दंडी बालक दूसरे जो सामान्य या बहुत तीक्ष्ण बालक हैं उन बालकों को परेशान करेंगे, जिससे कक्षा का वातावरण दूषित हो जाएगा। कक्षा का वातावरण यदि दूषित है तो हम शैक्षणिक प्रक्रिया को संचालित नहीं कर सकते। या हमारे पास शिक्षक बहुत अच्छा है, हमारे पास शिक्षार्थी बहुत अच्छे हैं, हमारे पास विद्यालय की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं,
हमारे पास जो है पर्यावरण बहुत अच्छा है कक्षा का, लेकिन पाठ्यक्रम नहीं है, तो क्या हम बगैर पाठ्यक्रम के कक्षा को नियंत्रित रख सकते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। तीसरी बात, हमारे पास शिक्षक है, पाठ्यक्रम है, कक्षा का पर्यावरण बहुत अच्छा है, विद्यालय में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है, तो क्या पढ़ा सकते हैं? कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं। यदि दूसरे विषय का शिक्षक किसी अन्य विषय को पढ़ाता है तो अच्छे तरीके से बालकों को गाइडेंस नहीं दे सकता, बालकों को सही मार्ग नहीं दिखा सकता, उनका मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, उनको विषय का ज्ञान नहीं होगा, वो विषय के ज्ञाता बालक भी नहीं बन पाएंगे। ऐसा अक्सर इसी विषय के साथ होता है। सामाजिक अध्ययन विषय को सेकेंडरी लेवल के जितने विद्यालय हैं, यदि वहाँ सीट वैकेंट है तो किसी को भी उसको पढ़ाने के लिए लगा दिया जाता है, जिसके कारण हमारी शैक्षणिक व्यवस्था का जो प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराना, सामाजिक ज्ञान विषय का अध्ययन कराना, वो सही तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण बालक संपूर्ण चीज़ों को नहीं सीख पाते और इस विषय के साथ सौतेला व्यवहार होता है। लेकिन यदि शिक्षक विषय का है, विषय का ज्ञाता है, पूर्ण योग्यता रखता है, विषय की गहन जानकारी है, पढ़ाने की शिक्षण विधियों में बहुत निपुण है, पढ़ाने के शिक्षण कौशलों में बहुत दक्ष है, शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण करने में अथवा उसको प्रयुक्त करने में और उसको प्रदर्शित करने में बहुत ही योग्य है, तो वह कक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जा सकती है और उन बालकों के जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छी होगी, उनका अचीवमेंट लेवल भी बहुत अच्छा होगा, जब टेस्ट होगा, परीक्षा होगी तो उनके मार्क बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन यदि शिक्षक नहीं है तो पूरी व्यवस्था बेकार। अब बात करते हैं शिक्षार्थी की। हमारे पास शिक्षक बहुत अच्छा है, पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है, विद्यालय का पर्यावरण बहुत अच्छा है, विद्यालय में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारे पास शिक्षार्थी नहीं हैं, तो हम इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएंगे? बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। क्या दीवारों को बढ़ाएंगे? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विद्यालय पाठचर्या में इन 5 चीज़ों का होना नितांत आवश्यक है। यदि इनमें से एक भी चीज़ को हटा दिया जाए तो जिस तरह से एक चैन टूट जाती है एक कड़ी के बिना, उसी तरह से ये चैन भी टूट जाएगी। इसमें 5 कड़ी हैं, इन 5 कड़ियों में से कोई भी कड़ी को हटाया नहीं जा सकता। यदि हम इनमें से एक को भी हटाते हैं तो हमारी कड़ी टूट जाएगी, हमारी चैन टूट जाएगी और हम कुछ भी आगे नहीं कर पाएंगे। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है एक अच्छा नागरिक तैयार करना, एक बालक का सर्वांगीण विकास करना, बहुत ही अच्छे योग्य नागरिक देश को देना, समाज को देना, लेकिन इनके अभाव में हम ये काम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि पाठचर्या और पाठ्यक्रम है क्या, इनको करिकुलम और सिलेबस नाम क्यों दिया? करिकुलम से तात्पर्य, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, कि विद्यालय की 4 दीवारी से बाहर जो भी कार्यक्रम होता है वो सब इसके अंतर्गत आता है। पाठ्यक्रम से जो तात्पर्य है अनुभव, प्लस क्रिया बराबर जीवन। पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हमारे पास अनुभव क्षेत्र है, उस अनुभव के आधार पर जो कंटेंट दिए गए हैं वो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उनका व्यवहारिक रूप में कैसे लाना है, ये बगैर पाठचर्या के संभव नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि अनुभव और क्रिया दोनों जब सम्मिलित होंगी तभी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसका मतलब है कि अनुभव और क्रिया के माध्यम से ही हम अच्छा ज्ञान बालकों को दे सकते हैं, अच्छे नागरिक बालकों को हम बना सकते हैं, और वो सब संभव है पाठचर्या के माध्यम से। और इन दोनों के अभाव में हमारा जीवन नहीं बनेगा, जिसके कारण पाठचर्या निरर्थक होगी। अब बात करते हैं कि पाठचर्या का उद्भव कैसे हुआ। करिकुलम का हिंदी जब हम प्रयोग करते हैं तो ये होता है पाठचर्या। बात आती है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कुरियर से हुई, कुरियर शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स। मतलब
रेस कोर्स मतलब होता है दौड़ का मैदान। इस प्रकार करिकुलम जो शब्द है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बालक को देता है जिस पर दौड़कर वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि करिकुलम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके आधार पर बालक दौड़कर अपने जीवन को प्राप्त करता है। दौड़ने से तात्पर्य यहाँ स्टेप बाय स्टेप अपनी पढ़ाई से तात्पर्य है जो विद्यालय के चार दीवारी और विद्यालय के बाहर संचालित की जाती हैं। विद्यालय के बाहर कुछ गतिविधि ऐसी हैं जैसे सोशल सर्वे है, सामाजिक कार्य हैं, SCPW के कार्य हैं। उन कार्यों को हम विद्यालय में नहीं कर सकते, विद्यालय की चार दीवारी के बाहर ही कर सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से तात्पर्य है साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, जिम्नास्टिक, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे कार्य। तीसरी चीज़ इसमें सम्मिलित है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम से तात्पर्य है जो सब्जेक्ट हमारे हैं उन सारे सब्जेक्टों का जो कंटेंट विषय वाइज और चैप्टर वाइज दिया गया है वो सब। इस तरह से इन तीनों गतिविधियों विद्यालय के बाहर, विद्यालय में और विद्यालय के बाहर होने वाली पाठ्यसहगामी क्रियाएं और कक्षा के अंदर संचालित अध्ययन, इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद जो शब्द बनता है वो है पाठचर्या। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि पाठचर्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बालक को एक संपूर्ण व्यक्तित्व का धनी, एक संपूर्ण व्यक्ति, एक सर्वांगीण विकासवान व्यक्ति, समाज के लिए योग्य नागरिक तैयार करता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि करिकुलम एक बहुत ही बृहद शब्द है जिसमें पूरा सिलेबस, पूरी क्रियाएं, सारा परीक्षाएं, प्रवेश प्रक्रिया, खेलकूद, सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम जिनके अंदर अंत्याक्षरी, वाद विवाद प्रतियोगिता, संगोष्ठी, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं पाठचर्या की परिभाषाएं। जब पाठचर्या की परिभाषा की अपन बात करते हैं तो SG ऑटो ने कहा है पाठचर्या वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाने की आशा करते हैं। इसका मतलब है पाठचर्या एक ऐसी उद्देश्यों की एक टेक्स्ट बुक है, उद्देश्यों की एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसके आधार पर हम यह निर्धारित करते हैं कि हम बच्चे को क्या बनाएंगे, हम बच्चे को अपने शिक्षण के द्वारा क्या सिखाएंगे। उसमें उन सारी चीज़ों का उल्लेख होता है और उस उल्लेख के बाद हम उसी के अकॉर्डिंग बालक को योग्य बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा हम बच्चों की शिक्षा के उद्देश्यों को, यानी बच्चे को शिक्षा प्राप्ति के लिए जो उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है उनको प्राप्त करने के लिए योग्य बनाने की आशा करते हैं। ये हमें गाइडलाइन देता है, शिक्षक के लिए एक सीमा देता है, उन सीमाओं से बाहर हमें नहीं जाना है। उद्देश्य देता है कि हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, एक दायरा बना दिया, उस दायरे के अंदर रहकर शिक्षक को पढ़ाना है ताकि हम बालक को एक योग्य बालक बना सकें। इसी के बाद प्रोफेसर TP नंद ने कहा है, TP नंद महोदय कहते हैं पाठचर्या को क्रियाओं के उन विभिन्न रूपों में देखा जाना चाहिए, यानी पाठचर्या कोई एक विशिष्ट चीज़ नहीं है, उसके विभिन्न रूप हैं जो मानव आत्मा के भव्य प्रदर्शन, यानी मानव आत्मा का भव्य प्रदर्शन से मतलब बालक ने जो ग्रहण किया है उनको समाज में जाकर जो प्रदर्शित कर रहा है और जिनका विशाल संसार के लिए सबसे अधिक स्थायी महत्व है। यानी पूरी दुनिया के लिए, मानव जीवन के लिए जिन चीज़ों का सबसे अधिक यानी
विभिन्न रूप जिनका हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक और स्थायी महत्व है, जीवन भर हमारे वो काम आने वाली चीज़ है, उन चीज़ों का उल्लेख हम पाठचर्या में करते हैं। फ्रोवेल क्या कहते हैं? पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान, यानी इस पृथ्वी पर जिस संस्कृति के, जिस जाति के, जिस धर्म के लोग रहते हैं, उनका खान पान, रहन सहन, जीवन यापन करने के तरीके, उन सब का अध्ययन हमें इस विषय के अंतर्गत करना है। और अनुभवों का सार समझा जाना चाहिए, यानी इन सारी चीज़ों से जो अनुभव हमने प्राप्त किया है उन सब का ये सार है। ये सारी जानकारी हमें कौन प्रदान कर रहा है? पाठचर्या। आगे है, यह पाठ्यक्रम कलाकार रूपी शिक्षक के हाथों का साधन है। शिक्षक को एक जादूगर कहा गया है, कलाकार कहा गया है। वो विभिन्न तरीके से, विभिन्न आर्ट्स के माध्यम से बालकों को अपने शिक्षण को अच्छे तरीके से कराता है। कभी चार्ट काम में लेता है, कभी वास्तविक वस्तुएं हाथ में लेता है, कभी उनके मॉडल का हाथ में लेता है, कभी उनको विशिष्ट उदाहरण देता है, कभी उनको दृष्टांत देता है। यानी अलग अलग तरीके से, अलग अलग साधनों के रूप से वो बालकों को पढ़ाना चाहता है। यानी वो एक ऐसा कलाकार है जो विभिन्न प्रकार के रेस्पॉन्स बालक के सामने रखता है, जिससे स्टिमुलस भी उसका सही है। उद्दीपन अनुक्रिया का एक सिद्धांत है लर्निंग थियोरी में, तो उसमें जब तक हम उद्दीपन बालकों के सामने नहीं रखेंगे, बालक हमारे सामने अनुक्रिया नहीं करेंगे। अनुक्रिया करने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के साधन बालकों के सामने रखता है। यह कहता है कनिंघम, जिससे वह अपने पदार्थ रूपी विद्यार्थियों को, यानी यहाँ विद्यार्थियों को एक मानव जीवन नहीं माना है, मानव जीव नहीं माना है, एक पदार्थ माना है विद्यार्थी को, जिससे वह अपने पदार्थ रूपी विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार स्कूल में ढाल सके। यानी जो आइडियल हमारे अंदर विकसित हैं, उन आइडियल्स के अकॉर्डिंग मैं अपने स्टूडेंट को ढाल सकूं, ऐसे मार्गदर्शन करने वाले जो हमारे सामने गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का नाम है पाठचर्या। अतः यह कहा जा सकता है कि पाठचर्या से तात्पर्य उन समस्त चीज़ों से है जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहयोग करती हों। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि पाठचर्या एक ऐसा माध्यम है जो न केवल शिक्षक को बल्कि शिक्षार्थी को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक गाइडलाइन देता है, एक सीमांकन करता है, एक निर्धारित सीमा निर्धारित करता है, जिसके कारण हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई सीमांकित चीज़ नहीं है तो हम सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। फिर वो हो जाएगा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। इसलिए शिक्षक विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से अच्छे तरीके से वो पढ़ाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि मैं आपको क्या क्या सिखा सकता हूँ। कभी कभी शिक्षक अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात की पुष्टि के लिए जो पाठचर्या में दी हुई हैं विभिन्न प्रकार के साधन हाथ में लाता है। जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, वास्तविक चीज़ें। कक्ष में कौन सी वास्तविक चीज़ें लाई जा सकती हैं? दो तरह की चीज़ें लाई जा सकती हैं जिनसे कक्षा में अनुशासनहीनता की व्यवस्था नहीं हो। जैसे आप अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन का एक विषय है, सामाजिक विज्ञान का एक विषय है, उसमें आप पढ़ा रहे हैं विमुद्रीकरण। तो आप बता सकते हैं कि हमारे देश में कब कब विमुद्रीकरण हुआ। विमुद्रीकरण से तात्पर्य है मुद्रा का परिवर्तन, नई मुद्रा चलन में लाना, पुरानी मुद्रा को रोकना। तो हम यहाँ जब हमारे यहाँ विमुद्रीकरण हुआ है, उसी टाइम के सिक्के लाकर, करेंसी नोट लाकर बालकों को हम दिखा सकते हैं कि ये जब बंद हुआ तो ये चालू हुआ। ऐसी चीज़ें हम कक्षा। अब वास्तविक चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं जंगली जानवर। जंगली जानवरों में से आप किसी भी जंगली जानवर को कक्ष में ले आएंगे तो पहली बात तो कक्ष में अनुशासनहीनता की स्थिति इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि जिस जीव को हम ला रहे हैं वो जीव भी डर सकता है, और जो जीव हम लाए हैं उससे हमारे बालक भी डर सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थितियां हमें कक्ष में नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी नहीं रखनी चाहिए जिन्हें कहने को वास्तविक चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, आप तुलसी का एक पेड़ ले आए और बच्चों को कहा, बच्चों आज कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? बच्चों ने कहा साहब आज तो तुलसीदास पढ़ाएंगे। तो ये क्या है कि ये तुलसी है, तो ठीक है आज हम तुलसीदास पढ़ाएंगे। ये बिल्कुल गलत। ये तुलसीदास से हमारी जो प्रस्तावना है उसका कोई मैचिंग नहीं, जो वास्तविक चीज़ लाए हैं उसका कोई संबंध नहीं।
इसलिए हमें कक्षा में वही वास्तविक चीज़ें लानी है जिनको हम ला सकते हैं। जानवरों में, जैसे पालतू जानवरों में कुत्ते को ले आए तो कक्षा में हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इन चीज़ों का हमें मॉडल काम में लेने हैं। जैसे हवाई जहाज़ है, कुत्ता है, हाथी है, गाय है, भैंस है, इन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, इनके चार्ट भी काम में ले सकते हैं, इनके मॉडल भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षक विभिन्न प्रकार की चीज़ें उनके सामने रखता है। भौगोलिक स्थिति बतानी है तो ग्लोब हाथ में होगा वाला शिक्षक के, ग्लोब नहीं है मानचित्र हाथ में होगा, मानचित्र नहीं है शिक्षक अच्छा फाइन आर्ट का टीचर है, अच्छी कलाकार, उसकी जो चित्रकारी बहुत अच्छी है, श्याम पट्ट पर वो अपनी चित्रकारी दिखा सकता है, उसके माध्यम से वहाँ सारी चीज़ें दिखा सकता है। अक्षांश देशांतर रेखा उनका ज्ञान हम ग्लोब से करा सकते हैं। तो इस तरह से विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से भी हम बालक के सामने जो बातें रखते हैं वो सारी बातें हमें पाठचर्या के माध्यम से निर्देशित होती हैं। इसी के साथ आज का पाठ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।